Hello students, how are you? I hope you are all fine. Student, today we shall start the first lesson of class 8th science, crop production and management. फसल उत्पादन एवं उसका जो प्रबंधन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको 8th क्लास की साइंस के जो चैप्टर हैं सभी चैप्टर वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। इस चैनल पे आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th में आपको फिजिक्स का मैटर मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि हम जो आगे वीडियो इस किसी भी टॉपिक पे अगर डालें तो उनका आपको जो नोटिफिकेशन है जो आपको पता लग जाएगा तुरंत कि अभी कोई वीडियो आया है। ठीक है, और आपको निरंतर जो है फ़ायदा मिलता रहेगा। तो चलो हम अब अपने लेसन को शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ ए फार्मर। पहली और बूजो जो हैं वो अपने चाचा के घर जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, और उनके चाचा जी हैं वो एक किसान हैं। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सीकल, शोवेल, प्लो एट्सेट्रा इन द फील्ड। उन्होंने एक दिन देखा कि उनके चाचा जी के घर पे खुरपी, सीकल, शोवेल, प्लो, हल, ठीक है, इस तरह के कुछ यंत्र जो कृषि करने के काम आते हैं वो उन्होंने खेत में देखे। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो उनमें से एक ने सोचा या एक ने कहा होगा कि मैं इन टूल्स को कैसे और कहाँ यूज़ किया जाता है मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है जीने के लिए, और जो प्लांट हैं वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं। यह आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो हरे पौधे हैं ग्रीन प्लांट वो क्या करते हैं, अपने भोजन को सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं। ठीक है, यह आपको खुद याद करना है। ठीक है, रिकॉल का मतलब होता है याद करो, जो पीछे आपने पढ़ा उससे याद करें। यहाँ पे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तब जो प्राणी हैं वो कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम भोजन क्यों खाते हैं। ठीक है, क्या ज़रूरत है, क्या हम खाए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, और जब हम खाते हैं तो किन चीज़ों के लिए खाते हैं। व्हाट आर द नेसेसिटीज टू हैव फूड। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप पहले से ही जानते हैं कि जो एनर्जी है जो हमें भोजन से मिलती है उसका यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उसका प्रयोग, उसका यूज़ हम करते हैं बाई ऑर्गेनिजम्स, प्राणियों के द्वारा, कैरिंग देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। कैसे कि जैसे पाचन का काम है, रेस्पिरेशन का काम है, पाचन का है, सांस लेने का काम है, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो गंदे पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं रह जाता, उनको बाहर निकालने का जो काम है, उन कामों को करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो हमें भोजन से मिलती है। सीधी सी बात है। ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन पौधों से
या जंतुओं से, और दोनों से भी। यहाँ पर बात हो रही है शाकाहारियों की, हर्बीवोर्स की एंड कार्निवोर्स की। और अगर वो दोनों ही खाते हैं, जैसे कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति जो है वो प्लांट को भी एज ए फूड यूज़ करता है और एनिमल को भी एज ए फूड यूज़ करता है, मीट खाता है वो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर और हर्बीवोर मिला के एक नई कैटेगरी बनती है, जिसको आप बोलते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है, ओमनीवोर बोलेंगे उसको हम, सर्वाहारी जिसको हम कहते हैं, जो सभी टाइप के भोजन खाते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। क्योंकि हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम देश के सभी व्यक्तियों को भोजन कैसे प्रोवाइड करें, ठीक है, और कहाँ से प्रोवाइड करें, ये क्वेश्चन उठता है एक, ठीक है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल in order to provide food for a large population. Regular production, proper management and distribution is necessary. देखिए यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट बात बताई है कि भोजन मुहैया कराने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, निरंतर उसका उत्पादन, यानी हम लगातार जो है फसलों का उत्पादन करें, ये नहीं कि हम एक साल छोड़ दें और अगले साल पैदा करें, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट और उचित उसका प्रबंधन। उचित प्रबंधन का मतलब ये है कि जब अनाज निकाल लिया जाता है, जो फसलें निकाल ली जाती हैं, उनसे हम जो भी चीज़ें हमें मिलती है फसलों से, उसको हम पूरे साल तक कैसे सुरक्षित रखें वो कि वो ख़राब ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन तीसरे नंबर पे बात आती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है उसको हम कैसे बांटें, ठीक है, उसका हम कैसे जनता के पास उसको पहुंचाएं, ठीक है। जो भी गरीब आदमी हैं, जो उपभोग करेंगे, उनके पास हम इसको कैसे पहुंचाएं। ये तीनों चीज़ें नेसेसरी हैं। कौन कौन सी? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कृषि से संबंधित जो क्रियाएं हैं। प्रैक्टिसेस होती क्रियाएं, ठीक है, आपने पढ़ रखा है क्रियाएं। कोई भी काम होता है तो उसको क्रिया ही कहा जाता है, ठीक है। टिल 10,000 BCE, बिफोर क्रिश्चियन ईरा, पीपल वर नोमेडिक। They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits, vegetables and started hunting animals for food. तो ये बहुत पुरानी बात है, 10,000 साल पहले, यानी आज से 12,000 साल पहले की बात है ये, कि जो आदमी था उस टाइम का, वो क्या करता था, झुंडों में घूमता था। वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है, इधर उधर घूमना होता है। ग्रुप में घूमता था वो, एक जगह से दूसरी जगह। किसके लिए? भोजन और आवास, जो रहने की जगह होती है उसको हम शेल्टर बोलते हैं, आवास की खोज में। दे एट, वो क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे और वेजिटेबल, सब्जियां। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया भोजन के लिए। लेटर बाद में क्या हुआ, दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। उन्होंने क्या किया, भूमि को जोतना शुरू कर दिया, और जैसे चावल है, गेहूं है, और भी बहुत से फूड क्रॉप्स हैं, जो भोजन से संबंधित जो फसलें हैं उनको उगाना शुरू किया। 10 वाज बोर्न एग्रीकल्चर। इस तरह से एग्रीकल्चर का जो है वो जन्म हुआ, इस तरह से कृषि का उद्भव हुआ, हम एक तरह से कहें उद्भव हुआ, ठीक है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सम काइंड आर
cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अब यहाँ पर बात आती है कि फसल क्या है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे एक तरह के ही पौधे उगाते हैं, तो इस तरह का जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, कि सारे जो हैं पौधे एक पार्टिकुलर ज़मीन के टुकड़े पे जो उगाए जाएंगे वो सारे गेहूं के ही पौधे होंगे, तो हम कहेंगे गेहूं की फसल। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, गेहूं की फसल कहेंगे। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो दलहन है, सब्जियां हैं और फ्रूट्स का मतलब फल। ठीक है, दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। ये जिस मौसम में उगाए जाते हैं उन मौसमों के आधार पे, उन ऋतुओं के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनका वर्गीकरण किया जाता है, इनका बंटवारा किया जाता है। ठीक है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया जो है, भारत जो है बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली, और परिणाम तक क्या होता है कि देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन in different part of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified as these are. तो इन विविधताओं के, जैसे हमने विविधता कहा कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इनका जो बंटवारा है, जो भी वितरण है देश में भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न है, अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग है। जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कश्मीर में ठंड होती है, तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं, इन डाइवर्सिटीज़ के बावजूद हम फसलों को दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से, खरीफ की फसल वो होती हैं जो गर्मियों में उगाई जाती हैं, मार्च के महीने में या जून के महीने में। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो जून से सितंबर तक बताया इसने। जैसे These crops which are shown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crops. तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि खरीफ की फसलें क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, Those crops which are grown from जून टू सितंबर, उनके एग्जाम्पल भी अब बताएंगे। जैसे धान है, ठीक है, और मेज का मतलब होता है मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन कपास, ये सभी क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये खरीफ क्रॉप्स के बारे में, खरीफ की जो फसलें हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, ऐसी फसलें जो सर्दियों में, विंटर सीजन मतलब सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, जनरली अक्टूबर से मार्च के महीने तक। ठीक है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उनको हम रबी की फसलें कहेंगे। इसमें उदाहरण हम लें, एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। ठीक है, तो ये लिनसीड जो है, ये एक नया यहाँ पर आई थिंक वर्ड आया है, इसका मीनिंग आप डिक्शनरी में देखेंगे। व्हीट गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों। ठीक है, ये सभी क्या हैं, रबी की क्रॉप्स हैं। बिसाइड दीज पल्सेज वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट एनी प्लेस। इनके अलावा दालें हैं और सब्जियां हैं, ये गर्मी के मौसम में बहुत जगहों पे बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जब अब बात होती है कि जो फसल उगाई जाती है, फसल का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो एक किसान को करनी पड़ती हैं। अब ये तो नहीं है कि आपने बीज बो दिए, ठीक है, और
डायरेक्ट 2-3 महीनों के बाद उसको आप काटने चले गए, ठीक है। लेकिन बीज बोने के बाद भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका कृषि के कार्यों से हम उनको जानते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से कृषि के कार्य हैं जो एक फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक रिच फसल हो, एक समृद्ध फसल का उत्पादन हो, ठीक है। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं हम इस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, ठीक है। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, धान का जो उत्पादन है वो सर्दियों में क्यों नहीं किया जाता, ये भी क्वेश्चन उठेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि धान जो है वो सर्दियों में क्यों नहीं उगाया जाता। पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, ठीक है। तो जो धान है उसको बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको बरसात के मौसम में उगाया जाता है। और इसमें तापमान और दबाव की भी परिस्थितियाँ होती हैं, ह्यूमिडिटी आर्द्रता की भी परिस्थितियाँ होती हैं, जो कि गर्मी के सीज़न में या बरसात के सीज़न में उसको मिलती हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कल्टीवेशन है क्रॉप का, उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। फसल उत्पादन जो होता है उसमें बहुत से ऐसे कार्य हैं, क्रियाएं हैं जो एक किसान को करने पड़ते हैं, ठीक है, एक समय अंतराल में। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक समय अंतराल की हम बात करें, ठीक है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई ए गार्डनर और इवन बाई यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तो इसमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो कि एक माली करता है, जैसे गार्डन में एक माली होता है, वो भी क्या करता है, खुरपी का या फावड़े का यूज़ करके जो घास वगैरह है वो निकालता है पौधों से। और आप भी अपने घरों में, अपने टेरेस में अगर बहुत से ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी जो फूल पौधे हैं वो आप उगाते हो, तो आप भी करते होंगे इस तरह की एक्टिविटीज़। कौन कौन करता है आप में से, कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि मैं जो है जो गमले हैं उनमें ये पौधे लगाता हूँ, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। ये सारी क्रियाएं जो हैं ये कृषि क्रियाएं कहलाती हैं, विच आर लिस्टेड बिलो, जिनको हम नीचे एक लिस्ट बना के बता रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, भूमि का तैयार करना। सोविंग, जब हम उसमें बीज डाल देते हैं तो सोविंग होती है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, हम खाद और उर्वरक डालते हैं। इरिगेशन, सिंचाई करते, पानी देते हैं फसल को। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब जैसे ही बीज बोया जाता है तो उसके कुछ टाइम के बाद उसमें अनचाहे पौधे उगाते हैं जिनको वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, उनको भी, उनसे भी फसल को बचाना होता है। तो ये भी एक खास तरह की एक्टिविटी है। हार्वेस्टिंग, उसको फसल को काटते हैं हम, जब वो पक जाती है तो काटते हैं। और स्टोरेज, जब कट जाती है फसल तो उसको हम क्या करते हैं, उसको निकाल के हम घरों में क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं या मंडियों में डाल के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब पहली जो एक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है, उनमें से पहली ये है कि हम सॉइल को कैसे तैयार करें, धरती को कैसे तैयार करें ताकि उसमें हम फसल बो सकें, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है किसी भी फसल को उगाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल। भूमि को हम क्या करें, जोतते हैं, जैसे हल चलाते हैं या एरो चलाते हैं या कल्टीवेटर उसमें घुमाते हैं, हम सुहागा घुमाते हैं, भूमि को बिल्कुल हम ढीला कर देते हैं, उसको लूज कर देते हैं, भुरभुरी हो जाती मिट्टी, उसके बड़े बड़े जो लोड्स हैं, जो ढेले हैं वो नहीं रहते। दीज अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सोइल। इससे क्या होगा कि जो पौधों की जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर, पेनिट्रेट का मतलब छेद करके अंदर तक चली जाती हैं, और उससे पौधे का जो पोषण है, जो नर्चरिंग है वो अच्छी होती है। द लूज सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीद ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। इससे क्या होगा, पौधे को सांस लेने के लिए जो जड़ें हैं वो अंदर की तरफ चली जाती हैं, उनको सांस लेने के लिए अच्छी कह सकते हैं कि उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीद ईजीली। तो
अब जो ज़मीन है वो लूज हो जाएगी तो उससे कैसे ब्रीदिंग जो है वो इजी हो जाएगी। द लूजन एयर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द एयर एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब देखो बहुत से ऐसे कीड़े होते हैं जिनको हम मित्र कीट बोलते हैं, जैसे केंचुआ है, अर्थवर्म क्या होता है, केंचुआ, ठीक है। और भी बहुत से माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, धरती जो होती है, जो मिट्टी है उसको खाते हैं वो, ठीक है। और खाएंगे तो आपको पता है कि वो जहाँ से खाएंगे वहाँ से धरती क्या हो जाएगी, थोथी हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, ठीक है। तो और वो जब मिट्टी को खाते हैं तो उनका जो डेफिकेट होता है, जो उनका मल होता है, वो क्या होगा, वो उसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो वो जो उनका मल होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ह्यूमस, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो सोइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है, और भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएगी, उससे क्या होगा, पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। बट वाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजनड? You have learnt in previous classes that soil contain mineral, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. अब देखो धरती के अंदर जो है वाटर है, एयर है और कुछ ऐसे जीवित प्राणी हैं, ठीक है। इसके अलावा मिनरल भी हैं। इन एडिशन, इसके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, और धरती के अंदर वो चीज़ भी हैं जो पौधे और प्राणी जो मर जाते हैं, जो खप जाते हैं, वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेड होके धरती का हिस्सा बन जाते हैं, आपको पता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, और जो मृत जीव जंतु हैं उनसे जो भी न्यूट्रिएंट होंगे उनके शरीर में, उनको ये कीट क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये गला के सड़ा के उनको मिट्टी का ही अंग बना देते हैं। तो उनमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो धरती में ही चले जाते हैं वापस, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट, और इस तरह से ये न्यूट्रिएंट जो भी जीवित जो मृत जीव जंतुओं में जो होते हैं वो पौधों को मिल जाते हैं, और इससे पौधा क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। अब इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है स्टूडेंट्स की, जो धरती का जो कुछ 1 सेंटीमीटर का जो हिस्सा होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, वही जो है फसलों के उगाने के लायक होती है। ये नहीं कि हम 5-6 फीट अगर गड्ढा खोद के उसमें फसल उगाएं तो वो फसल उतनी रिच नहीं उगेगी जितने की टॉप जो लेयर है उसके अंदर उगती है, ठीक है। तो जब हम धरती को टर्न करते हैं या उसको लूज करते हैं तो नीचे वाली मिट्टी जो है और ऊपर वाली मिट्टी वो दोनों मिक्सअप हो जाती हैं, और उससे न्यूट्रिएंट सोइल जो है वो टॉप पे आ जाती है, ठीक है। और इससे पौधे को अच्छे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इससे यही साबित हो गया, इससे यही प्रूव हो गया कि जो भूमि का जो कल्टीवेशन है उसमें टर्निंग और लूजनिंग जो सोइल की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड और प्लोविंग। इससे हम क्या कहते हैं, प्लोविंग का मतलब होता है भूमि को जोतना, और टाइलिंग का मतलब होता है उसको उल्टा सीधा करना, ठीक है, बार बार उसको पलटना। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। ये जो है एक हल की सहायता से किया जाता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड। हल जो हैं वो लकड़ी के या लोहे के बने होते हैं, आपने देखे भी होंगे, ठीक है। आजकल जो कार्य है वो किससे किया जाता है, हल से नहीं करते, आजकल मशीनों से काम करते हैं, जैसे हर्रो है और कल्टीवेटर है, सुहागा है, इनसे कार्य किया जाता है। पहले क्या होती थी, पहले तो कोलड़ी वगैरह होती थी, आपने देखे भी होंगे, ठीक है।
बैल जो हैं वो उनसे जोतते थे, हल्का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन आज जो है मशीनीकरण के कारण ये चीज़ें जो हैं विलुप्त हो गई। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई, अगर धरती बहुत सूखी है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, और तो इसको क्या ज़रूरत है, इसको पानी देने की ज़रूरत है। अब हम पानी देंगे तो धरती क्या हो जाएगी, नरम हो जाएगी। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स, तो जो जोती गई जो धरती है, जिसकी जुताई हमने कर दी, उसमें बड़े बड़े क्या होंगे, कलम्स होंगे, बड़े बड़े ढेले होंगे, बड़े बड़े टुकड़े होंगे मिट्टी के, जिनको हम क्रम्ब कहेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। तो इन क्रम्स को तोड़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये जो बड़े बड़े चट्टान की तरह हैं, बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, ठीक है, देसी भाषा में डले बोलेंगे इनको, ठीक है। इनको तोड़ने की ज़रूरत होती है और लेवलिंग भी करनी होती है। लेवलिंग नहीं करेंगे तो कहीं से ऊंची कहीं से नीची धरती हो जाएगी, जिससे जो सिंचाई वगैरह का जो कार्य है वो ठीक नहीं हो पाएगा। सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, तो लेवलिंग जो है वो बीज बोने के लिए और इरिगेशन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लाभदायक है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, तो लेवलर की हेल्प से, आजकल तो लेजर वाले लेवलर आपने देखे भी होंगे, ट्रैक्टर के ऊपर लगे हो तो लाइट जला देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक सेंसर जो है वो भूमि की एक समतल जगह पे रख देते हैं, और जो ट्रैक्टर के ऊपर जो लेवलर होता है वो क्या करता है, उस लेज़र लाइट के रेफरेंस को भांप के ही मिट्टी को जहाँ ऊंची होती वहाँ से उठा लेता है और जहाँ नीची होती वहाँ उसको छोड़ देता है, ठीक है। बहुत ही एडवांस टेक्निक हम कह सकते हैं उसको। समटाइम मैन्यूर इज एडिड टू सोइल बिफोर टाइलिंग, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सोइल ऑफ मैन्यूर विद सोइल, द सोइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोविंग। तो कई बार क्या होता है कि पहले हम खाद भी डाल देते हैं, जैसे हम केचुआ खाद डाल दें या फिर गली सड़ी जो खाद है, गोबर की खाद है, उसको हम जुताई से पहले डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो खाद है वो मिट्टी में बहुत सही ढंग से मिल जाती है, ठीक है। और हम भूमि को जो है ना वो गीला भी कर देते हैं कई बार बीज बोने से पहले। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। तो आज हम इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम इस लेसन को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस लेसन को आप घर पे पढ़ के देखो, इसके क्वेश्चंस आप जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। और किसी भी टाइप का कोई भी आपके दिमाग में कोई भी वर्ड है, जैसे ब्रेक का मतलब क्या है, क्रम का क्या मतलब है, आप इसको डिक्शनरी में देखोगे और नोट करोगे, ठीक है। इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं जो जिनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो वर्ड या पार्टिकुलर वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चंस का जो है आपको आंसर दिया जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी कन्फर्म्ड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इस लेसन को हम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।